हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। कल क्लास नहीं हो पाई थी तो आज क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, अगर प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र को अगर हम प्रदेश निर्धारित करते हैं और उसका पर्यावरण से संबंधित संसाधनों के साथ उसका विकास करने में जो प्रक्रिया हम लगाते हैं वही उसके उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इस तरह प्रदेश नियोजन क्षेत्र, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, इस तरह प्रादेशिक नियोजन क्षेत्र विशेष के पर्यावरण के संदर्भ में शाश्वत विकास एवं उसमें समान वितरण की भावना लाने का प्रयास करता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो प्रादेशिक नियोजन किसी क्षेत्र का किया जाता है तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र का विकास करना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है कि प्रादेशिक विकास में असमानता को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो भी संसाधन आपके पास होते हैं प्राकृतिक, उनमें जितनी भी असमानता होती है उन्हें दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। ठीक है, चाहे वह ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो, यानी कि वर्टिकल हो या ओरिजेंटल हो, किसी भी तरीके से हो सकता है असमानता, तो उन्हें दूर करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको एक फील्ड दिया गया, या मान लीजिए आपको गली या मोहल्ला दिया गया, उसमें जो जनसंख्या है उसका आपको सर्वे करना था। सर्वे करने से पहले आप क्या करोगे, कुछ उद्देश्य निर्धारित करोगे कि किस प्रकार से सर्वे किया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, कि नियोजन किस प्रकार किया जाना है। ठीक है, उसमें मान लीजिए जब किसी क्षेत्र का नियोजन होगा तो उसमें जो प्रादेशिक संसाधन होंगे उनका उचित प्रयोग किस प्रकार हो सकता है वह सब ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिए आगे लिखा है, इस असमानता को दूर करने हेतु इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज समन्वय आवश्यक है। यानी कि जो ओरिजेंटल और वर्टिकल इसकी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें तालमेल, ये कह सकते हो कि आप अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि इसी से स्थानीय स्तर पर जनसंख्या की सहभागिता सुनिश्चित होती है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो स्थानीय स्तर पर जनसंख्या होती है उसकी सहभागिता निश्चित करना किसके द्वारा होता है, उद्देश्य के द्वारा ही होता है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी, यानी कि जब किसी क्षेत्र पर एक पारिस्थितिकी इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी आप सभी जानते हैं, लास्ट ईयर पढ़ के आए हो। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के अनुसार इसके कई उद्देश्य एक दूसरे को परिपूरक या अंतर संबंधित करते हैं। देखिए, जब इकोलॉजी किसी भी चीज़ की बनती है तो वो सभी से परस्पर जुड़े होते हैं। जब प्राकृतिक में आपने देखा था कि मानव भी होता है, जीव जंतु भी होते हैं, सभी होते हैं, तो सभी की इकोलॉजी बनी होती है। नंबर 1 देखिए, प्रदेश विशेष के उपलब्ध संसाधनों का समन्वयक उपयोग, यानी कि कह रहा है कि जो प्रदेश के विशेष संसाधन होते हैं उनका जो प्रदेश के जो संसाधन आपको उपलब्ध होते हैं उनका समय समय पर अच्छी तरह से उपयोग करना। सेकंड देखिए, प्रादेशिक आर्थिक संश्लिष्ट का निर्माण करना, यानी कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिल्ड करनी होती है, जैसे कि मानव भी रहते हैं और मानव के रहने योग्य कुछ आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं, तो उनका निर्माण करना। ठीक है, थर्ड नंबर 3 देखिए, विभिन्न आर्थिक प्रखंडों एवं अंतर प्रादेशिक स्तर पर समन्वयन, यानी कि
जितनी भी आर्थिक प्रखंड होंगे या जितनी भी आर्थिक प्रक्रिया या संसाधन होंगे उनका पर उनका प्रादेशिक स्तर पर तालमेल बनाना। ठीक है। नंबर 4 देखिए, भूवैन्यासिक संगठन की प्रक्रियात्मक गहनता में वृद्धि करना। नंबर 5 देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। नंबर 6 देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित विकास द्वारा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। ये सब बस आपको चीज़ें समझनी है कि किसी क्षेत्र का हमें विकास करना है, क्या कैसे का विकास करना है कि एक प्लानिंग, एक नियोजन, या आप कह सकते हो एक प्लान निर्धारित करना जिसके तहत उस क्षेत्र का विकास करना है। ठीक है। नंबर 7 देखिए, विकास प्रक्रिया में सभी सदस्यों की सहभागिता द्वारा सामाजिक न्याय की भावना में वृद्धि करना। ठीक है। और नंबर 8 देखिए, क्षेत्रीय आधार पर भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के रूप में क्षेत्रीय निर्भरता में वृद्धि करना। ठीक है। ये कुछ क्या है, इसके उद्देश्य हैं। वहीं अगर हम भारत में इसकी बात करें, देखिए वहीं हम भारत या पश्चिमी देशों में इसकी बात करें तो प्रादेशिक नियोजन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि प्रादेशिक नियोजन किसी प्रदेश विशेष के विकास का एकांगी प्रयास नहीं है। यानी कि जो प्रादेशिक नियोजन होता है वो खाली उसके द्वारा या मात्र एक ऐसा यही संसाधन नहीं है जिसके द्वारा उस क्षेत्र का विकास किया जाता है। ठीक है। नियोजन उस क्षेत्र के विशेष की जनसंख्या के अनुसार अपेक्षित विकास स्तर को लाकर मूलभूत आवश्यकताओं को स्थानीय स्तर पर ही पूरा करने का प्रयास करता है। ठीक है। मान लीजिए हमारे क्षेत्र में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है तो एक प्लानिंग के तहत वह संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजन मात्र से ही विकास नहीं होता है। ठीक है। लेकिन किसी क्षेत्र को प्लानिंग करके उसके पास जो संसाधन नहीं है वह उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ठीक है। एक तरह से संपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के द्वारा संभव होता है कि इसलिए भारतीय संदर्भ में भूस्तरीय प्रदेशों का प्रादेशिक नियोजन स्थानीय प्राथमिकताओं को तय करता है। इसके बाद विकास प्रतिरूप का अलग से निर्धारित करता है क्योंकि क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति और सामाजिक राजनीतिक परंपराओं के अनुसार लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है। चलिए आगे दिखाता हूँ कि इसके जो उद्देश्य के विश्लेषण है भारत में किस प्रकार है। देखिए भारत में नियोजन के उद्देश्य किस प्रकार है। नंबर 1 देखिए, देश में अपेक्षित जीवन स्तर प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है। मान लीजिए जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके लिए प्लानिंग जो की जाती है वह भी क्या है, एक नियोजन ही एक तरह से है ना। सेकंड देखिए, आधारभूत व भारी उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए तीव्र उद्योगीकरण, क्योंकि हम विकासशील देश हैं तो उद्योग को बढ़ावा देना हमारा कार्य है। ठीक है। नंबर देखिए, सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जो कि ये प्लानिंग तो है, एक उद्देश्य तो है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, वो आप देख भी रहे हो। नंबर 4 देखिए, आय और संपत्ति में असमानता को कम करना, आर्थिक शक्ति का समान वितरण। देखिए इसके लिए तो आपके संविधान में भी अनुच्छेद 39 शायद बना हुआ है कि समान आय का वितरण करना होगा, और आपके पास शायद 38 या 39 ही है, पक्का मैं कह नहीं सकता। और कुछ गवर्नमेंट भी आपके लिए कार्य करती है कि ताकि कुछ जो रोज़गार हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा आपको असमानता के साथ दिए जाएं। ठीक है। नंबर 5 देखिए, नियोजन प्राप्ति के साधन शुद्ध, नियोजित एवं मानव कल्याण परक होने चाहिए। ये सभी उद्देश्य प्रखंडीय नियोजन और प्रादेशिक दोनों आधारों पर नियोजन के लिए एक दूसरे से सभी अंतर संबंधित हैं। सामान्य रूप से प्रादेशिक नियोजन के 2 निर्देशक इसमें समाहित हैं। नंबर 1 आर्थिक वृद्धि, नंबर 2 आर्थिक वृद्धि का समान वितरण। ठीक है। क्योंकि आप यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का विकास करना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी आर्थिक वृद्धि होना। ठीक है। और उसके लिए समान वितरण। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत की कुछ और उद्देश्य और लक्षण, ठीक है। और उसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।